हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVGM आसिम की केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in which at first we are study about what is coordination compounds and Werner theory. In Werner theory we are discuss two type valency, first primary valency and secondary valency या auxiliary valency. Primary valency relate with the oxidation number of a central metal atom and secondary valency relate with the coordination number. Right? आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक हम लेंगे आज। तो सबसे पहले ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। दीज कंपाउंड इन विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एक सेकंड नेम है डेटिव बॉन्ड। किस नाम से जाना जाता है इसको? डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड है, ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड in which bonded electron comes from one atom। क्या बोला मैंने आपको कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, इन दोनों की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बट कोऑर्डिनेशन मैंने क्या बताया, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड in which bonded electron comes from one atom to another atom। यानी ए और बी है, इसके बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो बी बॉन्ड ए को दोनों के दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देता है। यानी ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो बी जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वन एटम, यानी बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों कौन डोनेट करेगा, ए को कौन करेगा, बी। तो ये क्या हो गया, डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जनरली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एम कोऑर्डिनेट बॉन्ड एल। आप क्या देख रहे हो कि जो एरो का साइन है वो एम की तरफ है, यानी एम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए यहां एम का मतलब है मेटल और एल का मतलब है लाइगेंड स्पीसीज, राइट। तो एम यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्टर के रूप में काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, लिविस एसिड, लिवाइस के अनुसार क्या है, एसिड। और जो लाइगेंड स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनर का काम कर रही है। यानी लाइगेंड्स किसे कहते हैं, ऐसी स्पीसीज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको क्या कहते हैं, लाइगेंड स्पीसीज कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या इसको क्या माना गया है, लिवाइस बेस। तो ये था
अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का सेकंड नाम है डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कम्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब जिससे आ रहा है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर ऑलवेज क्या होगा? मेटल होगा। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको क्या नाम जाना जाता है? लाइगेंड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्डेड हो गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को देती है, जो लेने वाला है वो मेटल। और अब इसमें भी मेटल क्या होते हैं? ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल। मोस्ट प्रोबेबल यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखूंगा, फिर उनसे अपने इनकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। टर्मिनोलॉजी के अंदर किसी टाइप की कोई भी रटाफिकेशन नहीं करनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, देखिए क्या देखा आपने? मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 फॉर्मूले आपके सामने राइट किए हैं। आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर ये कैटाइन पार्ट है, ये एनाइन पार्ट है। इसमें ये कैटाइन पार्ट है और ये एनाइन पार्ट है। जनरल इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ऑलवेज राइट कैटाइन पार्ट फर्स्ट एंड एनाइन पार्ट लास्ट, बाद में लिखा जाता है। ठीक है, पहले पार्ट कौन सा लिखते हैं? कैटाइंस, बाद में क्या लिखते हैं? एनाइंस। तो इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी फॉर्मूला लिखा जाएगा तो उसके अंदर कैटाइन और एनाइंस। अब आप क्या देख रहे हो? एक स्क्वायर ब्रैकेट। क्या देख रहे हो? स्क्वायर ब्रैकेट। तो मोस्ट प्रोबेबल आप इस चीज का आइडेंटिफिकेशन रखें कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 फर्स्ट क्या लिखा जाएगा? मेटल, और उसके बाद में क्या लिखे जाएंगे? लाइगेंड स्पीसीज। अभी अभी मैंने आपको बताया मेटल स्पीसीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और लाइगेंड स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्डेड से जो कंपाउंड्स बनता है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो स्पीसीज है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 फर्स्ट मेटल, और बाद में क्या लिखा जा रहा है? लाइगेंड स्पीसीज। अब इसके कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स साइन। इसको क्या है? कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साइन। तो सिंबल क्या इसका? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया जाएगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप क्या देख रहे हो कि बार आयन दिए गए, जैसे यहां पोटेशियम दे दिया, यहां सल्फेट दे दिया, इनको कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं इनको? काउंटर आयन कहते हैं। तो जब भी फॉर्मूला लिखा जाएगा किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें कैटाइन या एनाइन, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पहले लिखा गया है वो क्या है?
कैटायन और बाद में लिखा गया है वो क्या है, एनायन है। जिस प्रकार से इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, इनऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस में आपको पता है कि पहले कैटायन लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं, उसी टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले एनायन, पहले कैटायंस और बाद में क्या लिखते हैं, एनायंस लिखते हैं। अब इसमें ये कोई पहले से ही फिक्स नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या होगा, कैटायन या एनायन, दोनों हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, जिसमें मेटल के साथ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके साथ लगा हुआ आयन किस नाम से जाना जाता है, काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर, अब आपको मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो आप सेंट्रल मेटल एटम या आयन, CM में ऑब्लिक I। इसका मतलब कि जिसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे लाइगेंड स्पीसीज। तो लाइगेंड्स क्या होते हैं, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू डोनेटिंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज नोन एज ए लाइगेंड स्पीसीज। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लाइगेंड्स, तो नाम अच्छी तरह से ध्यान कर लें। लाइगेंड स्पीसीज क्या होती हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, वो स्पीसीज किस नाम से जानी जाती है, लाइगेंड स्पीसीज के नाम से जाने जाते हैं। अब ये लाइगेंड स्पीसीज जो है वो चार्ज के बेस पर 3 टाइप के होंगे। कैसे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, अब पॉजिटिव के अंदर जैसे NO पॉजिटिव क्या है, NH2NH3 पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव के अंदर क्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्साइडो और ऑक्सीलेटो, इस टाइप से। और न्यूट्रल H2O, NH3, pyridine, इसका नाम है एक्वा, एमीन, pyridine, ट्राई फेनिल फॉस्फिन। ठीक है, तो लाइगेंड्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू चार्ज। अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब आपको ये पता है लाइगेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नोन एज लाइगेंड्स। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है परंतु अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन पे, ये इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये किस टाइप के हो गए, एनायनिक लाइगेंड स्पीसीज। और इन पे न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, परंतु इनका जो एटम है एक
उस एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाएगा, न्यूट्रल लाइगेंड स्पीशीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज के बेस पे ये 3 टाइप्स के हो गए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव लाइगेंड स्पीशीज, जिसपे नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज, और जिसपे कोई चार्ज नहीं है बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम एंड आयंस नोन एज न्यूट्रल लाइगेंड्स। अब ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स अकॉर्डिंग टू चार्ज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स टू बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम। तो उसको हम डेंटिसिटी के, यानी लाइगेंड्स क्लासिफिकेशन किसके आधार पे है, डेंटिसिटी के आधार पर। अब ये डेंटिसिटी क्या होती है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ बनने वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नंबर को बताने का वाला जो स्टेप है, वर्ड्स है, उसको क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डेंटिसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। यदि कोई लाइगेंड स्पीशीज 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करती है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट। क्या कहेंगे उसको, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। ठीक है। अगर कोई लाइगेंड स्पीशीज सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करती है तो उसे कहेंगे बाई डेंटेट या डाइडेंटेट, एक ही बात है। और यदि 3 बॉन्ड बनाता है तो उसको ट्राइडेंटेट, 4 बनाता है तो टेट्राडेंटेट। यानी ये जो डेंटेट शब्द है ये डेंटिसिटी से रिलेटेड है, और डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर 1 बन रहा है तो मोनोडेंटेट, 2 बन रहा है तो बाइडेंटेट, 3 बन रहा है तो ट्राइडेंटेट, 3 से ज्यादा जितने भी होंगे वो किस में चले जाएंगे, मोर देन 2 क्लासिफाइड इन ए पॉलीडेंटेट। किसमें कर दिया हमने, पॉलीडेंटेट में उनको क्लासिफाइड कर दिया। तो इस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे NH3 है, अब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर है, नाइट्रोजन एटम पर है। तो नाइट्रोजन एटम 1 एटम ही इसमें क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे अब इसमें ऑक्सीजन ही क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यानी एक एटम ही इसमें क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किस में आ रहे हैं, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब जो 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है, ओनली 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। बाइडेंटेट के अंदर लेते हैं जैसे C2O4 नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, H2C2O4 नाम याद आ रहा है, फॉर्मूला ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड में से गिव प्रोटॉन एंड टू फॉर्म आयंस, नेगेटिव आयंस। तो ये है ऑक्जेलेट आयन। क्या है ये, ऑक्जेलेट आयन। इसको एब्रीवेशन के रूप में OX के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर देखिए पहले। अब आप क्या देख रहे हो कि जब भी ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये ऑक्सीजन भी करेगा और ये ऑक्सीजन भी करेगा। तो 1
ligand to form with to coordinate to form with central metal atom number of two coordinate bond, number of a two coordinate bond, so known as bidentate या didentate ligand species। तो ऑक्सीडेट किस टाइप की स्पीसीज है? बाइडेंटेट स्पीसीज है। CH2NH2, CH2NH2 क्या है ये? इथाइलिन डाईएमीन। क्या कहते हैं इसको? इथाइलिन डाईएमीन, या एब्रीवेशन के रूप में इसको क्या लिखते हैं? इतना बड़ा नाम नहीं लिखे, इनको एब्रीवेटेड फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है, तो EN के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो थर्ड जैसे ग्लाइसिनेटो, सॉरी ग्लाइसिनेट आयन, तो आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर टू साइट है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करती है। इसके अंदर भी टू साइट है, इसके अंदर भी क्या है? टू साइट है। तो ऐसे लाइगेंड स्पीसीज जिनमें टू साइट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की होती है, वो किस नाम से जानी जाएगी? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट के नाम से जानी जाएगी। राइट। अब पॉलीडेंटेट की बात करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल अपने लेते हैं EDTA। क्या है आपके सिलेबस में बेस्ट एग्जांपल? EDTA। ठीक है, EDTA 4 नेगेटिव। ध्यान से देखिए, पहले इसका नाम, E का मतलब इथाइलिन डाईएमीन, T का मतलब टेट्रा, A का मतलब एसीटेट आयन। इथाइलिन क्या होता है? CH2CH2, डाईएमीन NH2NH2, टेट्रा एसीटेट यानी CH2COO, 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 CH2COO। अब आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। कितनी साइट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रही है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ? हाउ मेनी साइट्स आर प्रेजेंट इन विच टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयंस? तो कितना है? 6। इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेक्साडेंटेट। क्या कहेंगे इसको? हेक्साडेंटेट। चार्ज कितना इस पे? 4 नेगेटिव का चार्ज है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका नाम पूछ लिया जाता है, EDTA। ये एब्रीवेशन फॉर्म है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयंस। अब इस पे चार्ज कितना होता है? 4 नेगेटिव का। फॉर्मूला क्या होगा? कितनी इसमें साइट्स हैं? तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल एटम आयंस के साथ जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उनकी नंबरिंग के आधार पर हम इसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट कहते हैं उसको। अगर 2 कर रहा है तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कहते हैं, और 2 से ज्यादा करता है तो पॉलीडेंटेट में आता है, 3 करता है तो ट्राइडेंटेट, 4 करता है तो टेट्राडेंटेट। तो इस टाइप से अब यहां आपने क्या देखा? 6 बॉन्ड फॉर्म करता है तो हेक्साडेंटेट सीरीज में चला गया। तो इस टाइप से इनका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन लाइगेंड स्पीसीज का किया जाता है। यही एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें लाइगेंड्स का फॉर्मूला, नेम, अब आपको मैंने बता दिया
कि चार्ज के बेस पे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं, और नंबर ऑफ टू फॉर्म नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, टू फॉर्म नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बेस पे ये मोनोडेंटेट यानी एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और यदि टू बॉन्ड फॉर्म करता है तो डाइडेंटेट, और दो से ज्यादा करता है तो वो पॉलीडेंटेट की सीरीज में जाएगा। बट उसमें भी अगर वो थ्री बॉन्ड कर रहा है तो ट्राइडेंटेट, फोर कर रहा है तो टेट्राडेंटेट, फाइव कर रहा है तो पेंटा, और हेक्साडेंटेट का बेस्ट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वी आर ए स्टडी EDTA। ये आपको अच्छी तरह से नोटिफाई करके और उसका बार बार लिखने से ही ये चीजें याद होंगी, क्योंकि जब तक हम लाइगेंड स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफाई नहीं होंगे कि उसका नाम क्या है, उस पर चार्ज क्या है, तो नोमेनक्लेचर और फॉर्मूलेशन में हमारे समस्या आएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आप इस टेबल की ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो थे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब लाइगेंड्स के अंदर एक स्पेशल लाइगेंड स्पीसीज आती है एम्बाइडेंटेट, एम्बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। अब ये क्या होते हैं, इसका मतलब आपको पता है। एम्बाइडेंट, एम्बाइडेंटेट का मतलब है उभयधर्मी, यानी जैसे क्या है ये, साइनो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। साइनाइड आयन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, 3 यहां आ गए, एक इस पे शेष बचा और एक इसने एक्सेप्ट कर लिया, तभी नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे लोन पेयर है। अब इसमें टू टाइप से बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, इसके अंदर नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, और इसमें कार्बन भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यानी ऐसी लाइगेंड स्पीसीज, a special type of a ligand series in which two donor site present, these ligand species known as ambident ligands। यानी जिसमें टू डोनर साइट है, जैसे अब ये टू एटम है तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और कार्बन भी कर सकता है। जब कार्बन करेगा तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, साइनो, और जब ये नाइट्रोजन करेगा तो क्या होगा, आइसोसाइनो, ठीक है। अब जैसे NO2 नेगेटिव है, ठीक है, तो अब इसमें ऑक्सीजन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। अब ये ऑक्सीजन भी डोनर साइट है और ये नाइट्रोजन भी है। तो ऐसे लाइगेंड स्पीसीज जिनमें टू डोनर साइट्स या टू डोनर एटम बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम या आयंस होते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, एम्बाइडेंट लाइगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी स्पीसीज किस नाम से जानी जाएगी, एम्बाइडेंट लाइगेंड स्पीसीज के नाम से जानी जाएगी। जैसे साइनाइड है तो कार्बन भी बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है, नाइट्राइट आयंस के अंदर नाइट्रोजन भी बना सकता है और ऑक्सीजन भी बना सकता है, ठीक है। तो ये एम्बाइडेंट लाइगेंड्स के स्पीसीज में आते हैं। अब आपने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो टर्मिनोलॉजी, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। उसके बाद आपने देखा सेंट्रल मेटल एटम्स, और उसके बाद आपने क्या देखा, लाइगेंड स्पीसीज के बारे में। कल हमने वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी का रिलेशन किससे किया था, ऑक्सीडेशन नंबर से, और सेकेंडरी वैलेंसी का रिलेशन किससे किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर से। इनको अच्छी तरह से डिटेल में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड
विद फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम या आयन। यानी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनकी जो नंबर है वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन रिमूविंग ऑल लाइगेंड स्पीसीज। सभी लाइगेंड स्पीसीज को हटाने पर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन पर जो चार्ज आता है वो चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद फॉर्म सेंट्रल मेटल। यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का वो नंबरिंग जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना हुआ है। जैसे इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से हम, CO, हाँ चलो ये ले, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां काउंटर आयन है पोटेशियम और दूसरा आयन क्या है, COOX3 नेगेटिव। ये आयोनाइज स्टेट है इसकी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर ये पहले OX को समझो, ये एब्रीवेशन फॉर्म है किसकी, ऑक्जेलेट आयन की। ऑक्जेलेट आयन है वो किस टाइप का है, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लाइगेंड स्पीसीज है। एक ऑक्जेलेट आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 3 कितने करेंगे, 6, कितने करेंगे, 6, ठीक है। तो इस टाइप से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको, इन सभी आयंस को हटा देते हैं। तो पोटेशियम को हटाएंगे तो इस पे कितना चार्ज है, +1, कितने आयन है, 3, प्लस इसको अपने को कैलकुलेट करना x, इस पे एक पे कितना, -2, कितने हैं, 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3, ये माइनस के कितने हो गए, 6, ये प्लस के 3, कितना आ गया, प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसमें, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयंस टू रिमूव ऑल लाइगेंड स्पीसीज, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम और आयंस, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया, और भी आगे डिटेल स्टडी रखेंगे इसकी, फिर एक बार आपको यही ध्यान रखना है। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ये है स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशियल अरेंजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का लेते हैं अपने कोई भी। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें जब 6 बॉन्ड फॉर्म होंगे तो आपको पता है इसकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो किस शेप में होगी, ऑक्टाहेड्रल। किस शेप में होगी, ऑक्टाहेड्रल। यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसमें इस टाइप से भी 5 बॉन्ड हो सकते हैं। तो अब ये जो ज्योमेट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर पिरामिडल।
या इस टाइप से भी हो सकता है, ये भी 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सॉरी, इस टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है, इसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। और यदि इस टाइप से बनती है तो आपको भी पता है क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इस टाइप से स्पेशियल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है, इसको आगे 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, वो काइंड्स ऑफ ए लाइगेंड स्पीसीज के आधार पे। एक है होमोलेप्टिक और एक है हेट्रोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। तो ध्यान रहे, होमो का मतलब आपको पता है सेम काइंड्स, यानी जिसमें एक ही प्रकार के लाइगेंड स्पीसीज हों, जैसे FeCN6, ठीक है, जैसे CONH3 6Cl3। अब इसमें एक वन काइंड या सेम काइंड्स, वन टाइप ऑफ लाइगेंड स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कहलाएगा। और हेटेरोलेप्टिक में जैसे 2 टाइप से आते हैं, जैसे CONH3 और Cl2। अब इसमें क्या आ गए, अलग अलग आ गए, एमीन भी है और क्लोरिडो भी है। तो इस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको किस सीरीज में रखेंगे, हेटेरोलेप्टिक के, यानी सेम काइंड्स ligand species present in a coordination sphere, that is known homoleptic coordination। and heteroleptic का मतलब है different kinds, क्या होंगे उसमें, different kinds के ligand species present होगी, तो वो किस नाम से जानी जाएगी, हेटेरोलेप्टिक के नाम से जानी जाएगी। तो ये some important words we are discuss in today classes। So every and each words to notify and complete the notes and revise, right, and to make a complete notes। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगी। और नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ मेटल एंड नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज अपने को आना चाहिए। और इसके लिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दी गई है उसका आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसमें दिए गए लाइगेंड स्पीसीज का नाम और क्या उसमें हो रहा है। नेमिंग के लिए मैं आपके सामने जो भी एग्जाम्पल लूंगा उसमें अपने को नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज आना चाहिए, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर। और किसी नाम में लाइगेंड का नाम दिया गया है तो उसका उसके रिलेटेड अपने को क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। तो नोमेनक्लेचर और फॉर्मुलेशन की जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने आप को उस टेबल को याद करके प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।